नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राम मंदिर के मामले में आरएसएस का पहला बयान आया। संघ ने साफ साफ लफ्जों में राम मंदिर के चढ़ावे में लूट करने वालों को आड़े हाथों लिया। कहा कोई कितना भी बड़ा हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसा पाप करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस भी तेजी से काम कर रही है। इसके साथ साथ भविष्य में कोई इस तरह का पाप न कर सके, इसके लिए सरकार और ट्रस्ट को एक्शन लेना होगा। दत्तात्रेय होसबोले ने हिंदू समाज से भी अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोधी लोग राम मंदिर में हुई गड़बड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सियासत के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े। राम मंदिर में चढ़ावे की लूट पर दत्तात्रेय होसबोले ने सधे हुए शब्दों में बात की। 3 मिनट में उन्होंने बताया कि आरएसएस इस मामले में अब तक क्या करता रहा है, अब क्या चाहता है, उसकी भूमिका क्या है। लेकिन इस मामले में आज सियासत भी जमकर हुई। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने क्या ऐलान किया, एसआईटी की जांच में आज क्या नई बातें सामने आई, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं दत्तात्रेय होसबोले की बात से। होसबोले ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप हो तो राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है। चढ़ावे की चोरी से हिंदू आहत हैं, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महापाप करने वालों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि जांच में सारी बातें सामने आएंगी। गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो बच नहीं पाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। संघ के लिए यह मामला कितना सेंसिटिव है, कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि दत्तात्रेय होसबोले ने बड़े सधे हुए शब्दों में बात की। एक एक बात चुन चुन कर वाक्य में कही गई थी। फिर इसके बाद उन्होंने लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा कि मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, भावनाओं को भड़काकर सियासत चमकाना चाहते हैं। ऐसे लोग के बहकावे में नहीं आना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। संघ मानता है कि राम मंदिर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भी मानता है इसके कारण एक संकट की स्थिति पैदा हुई है। आरएसएस के एक और पदाधिकारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने आज कहा कि सरकार के निर्देश पर मामले की जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और जो इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं उनको नाकामी ही मिलेगी। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं, इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। उनकी मांग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं और उनकी मांग करने का अर्थ ये भी नहीं है कि वो न्याय चाह रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक गेम खेलनी है, वो खेल रहे हैं। संघ परिवार के लोगों में से चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराने की मांग विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने की थी। उन्होंने कहा था कि मामले की जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए, फास्ट फूड बनाई जानी चाहिए। आलोक कुमार ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी जांच के दायरे में लाने की मांग की थी। आज दत्तात्रेय होसबोले का बयान आने के बाद आलोक कुमार ने कहा कि होसबोले ने गंभीर बात कही है। उन्होंने जो 4 मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। विश्व हिंदू परिषद दत्तात्रेय होसबोले के बयान को पूरी तरह सपोर्ट करती है। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे, शर्मनाक है। दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। तीसरी बात कि इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और चौथी बात कि जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। आज बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चढ़ावे की चोरी की बात सुनकर हर हिंदू का दिल दुखा है। ऐसा पाप करने वाले को हिंदू समाज कभी माफ नहीं करेगा और जो लोग राजनीतिक बयानबाजी करके हिंदू के जले पर नमक छिड़क रहे हैं उन्हें भी रामलला दंड अवश्य देंगे। पाप नहीं, महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है। इस छल युग में सावधान रहना।
वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा, और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा, और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी, और जांच जारी है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बाबा बागेश्वर जैसे संत सब इस बात पर तो सहमत हैं कि राम मंदिर के दान पात्र से चोरी करने वालों ने महापाप किया है। उनमें से किसी को भी बख्शा ना जाए, कौन छोटा है कौन बड़ा है इसकी परवाह न की जाए। दूसरी बात जिस पर संघ, परिषद और संत एकमत हैं वो ये कि कुछ लोग इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के मंसूबों के प्रति हिंदू समाज को सावधान किया जाए। मुझे लगता है कि राम मंदिर पर राजनीति कोई पहली बार तो हो नहीं रही, इस पर सियासत तो होगी। मौका मिला है तो कुछ लोग इसका फायदा भी उठाएंगे, पर इस पर ध्यान देने के बजाय आरएसएस, वीएचपी और संत समाज को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राम मंदिर में दान के हिसाब किताब के लिए एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए, इसमें प्रोफेशनल्स की मदद ली जाए, व्यवस्था साइंटिफिक हो और परफेक्ट हो, ताकि भविष्य में किसी को ट्रस्ट पर या राम मंदिर पर कब्जा जमाने का मौका न मिले। चढ़ावे में चोरी की जांच कर रही एसआईटी राम मंदिर के मैनेजमेंट और सुरक्षा के लूपहोल्स भी बताएगी, जिन्हें दूर करना जरूरी है, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की हरकत न कर सके। एसआईटी की टीम इस वक्त राम मंदिर परिसर में ही है। कल रात अनिल मिश्रा से करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। आज गोपाल राव से सवाल पूछे गए। पुलिस ने भी इस मामले की जांच तेज कर दी है। जेल में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश मिश्रा को आज पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 13 घंटे के लिए अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की एक टीम अविनाश शुक्ला को लेकर कौशलपुरी में उस योग सेंटर भी गई जहां पर अविनाश शुक्ला रहा करता था। इस योग केंद्र में अविनाश के कमरे से 21 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की गई थी। इसके बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या की पुलिस लाइन्स ले जाया गया, जहां सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने उससे कई घंटे तक पूछताछ की। जैसे जैसे चढ़ावा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे राम मंदिर में चढ़ावे के मैनेजमेंट से लेकर दर्शन के मैनेजमेंट तक कई गड़बड़ियां एक एक करके सामने आ रही हैं। पता चला कि इस चढ़ावे में चोरी नहीं हुई, भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी पैसे कमाए गए। गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में 25,000 रुपए लिए जाते थे। जांच में पता चला कि दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जाता था। जब चढ़ावे में चोरी का खुलासा हुआ, तब से दान करने वाले तमाम राम भक्त सामने आ रहे हैं। ये सारे लोग ट्रस्ट के महासचिव जी चंपत राय के व्यवहार और उनके अहंकार के किस्से खुलकर बताते हैं। देश के फॉर्मर होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने बताया कि जब उन्होंने चंपत राय से राम मंदिर में दी गई सोने की रामचरितमानस के बारे में पूछा था, तो चंपत राय ने जवाब देने के बजाय उनसे कहा था कि मंदिर में तो उन्हीं की मर्जी चलेगी, जिससे शिकायत करनी हो जाकर कर लो। असल में एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। सोने के रामचरितमानस लक्ष्मी नारायण ने अपने पुश्तैनी गहनों को गलाकर बनवाई थी और बड़ी श्रद्धा से रामलला को अर्पित की थी। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे हटा दिया गया। वो इसके बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए। चंपत राय ने उन्हें 9 घंटे तक इंतजार करवाया, बाहर बैठा दिया। इसके बाद जब मिले तो कह दिया कि करोड़ों राम भक्तों ने भगवान को करोड़ों भेंट चढ़ाई हैं, क्या वो उन सब का हिसाब देते फिरेंगे? रिटायर्ड आईएएस अफसर एस लक्ष्मीनारायण ने कहा कि वो सोने के रामचरितमानस को खोजने 3 बार अयोध्या जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक पता नहीं लगा कि वो कहां है, उसका क्या हुआ। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया, तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो
कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सबका डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, आप जाइए, जिसको करना आप करिए। आज तक मेरे को रसीद भी नहीं प्राप्त हुआ है। आखिरी बार मैं गया हूं 6 महीने पहले। उस वक्त आपने रामचरितमानस को देखा था जहां पर नहीं सर, मेरे को नहीं दिखाई दिया। मैं मिला चंपत राय जी से, तो चंपत राय जी ने फिर मेरे को ये जवाब दिया कि आप बार बार मेरे को यही परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं परेशान नहीं कर रहा सर, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं आपसे कि जिस काम के लिए मैंने भेंट किया था, तो उनका जवाब बड़ा एरोगेंटली ये था कि रोज मेरे पास करोड़ों की भेंट आती है, केवल आप ही का भेंट है क्या, मैं कुछ नहीं कर सकता। आरएसएस के चीफ से भी जाके मिला, मोहन भागवत जी से, और उन्होंने भी अपने ही चैनल्स मुताबिक पहुंचाया कि भाई इसको सही ढंग से क्यों नहीं रखवाते। उन्होंने शायद उसकी भी बात नहीं मानी। पता ये लगा कि सोने चांदी के जो आभूषण रामलला को अर्पित किए जाते थे, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी चंपत राय ने टिन्नू यादव को दी थी। जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उसको वीआईपी दर्शन कराता, उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता था। लेकिन ज्यादातर केसेस में रसीद नहीं दी जाती थी और कुछ देर बाद ऐसी कीमती वस्तुएं रामलला के पास से हटा दी जाती थी और इन्हें चंपत राय के कमरे में रखवा दिया जाता था। जितनी भी लोगों ने इस तरह के दान दक्षिणा दी है वो परेशान हैं। जाहिर है उनके मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कहाँ गए ये कीमती आभूषण। लेकिन एसआईटी के मुताबिक ये सारे आभूषण चंपत राय के कमरे से मिल गए हैं। उन्होंने ही इनका पूरा हिसाब किताब बनाकर अपने पास रखा हुआ था और अब इनका एक रिकॉर्ड राम मंदिर के पास है। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा कह रहे थे कि मुंबई से उनके पास एक यजमान आया और ये बात 29 अक्टूबर 2025 की है। रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए। टिन्नू यादव ने पूजा पाठ करवाया, चढ़ावा लिया, लेकिन जब रसीद मांगी तो टिन्नू ने यह कहकर टरका दिया कि रसीद बाद में मिल जाएगी। लेकिन आज तक न रसीद मिली न चढ़ावे का कुछ पता लगा। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई न भगवान को धारण कराया गया। तो आज हम उसकी जानकारी लेने के लिए स्वयं हम कारशोकपुरम गए थे। हम कुछ नहीं दिखाया गया। उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम किसी को दिखाई नहीं सकते, आप जाइए कार्यालय में पता करिए। इधर उधर टाल मटोल किया गया। आप लोगों ने भी क्या, एसआईटी ने भी आपसे संपर्क किया जो आप लोगों के आरोप हैं, पूछताछ हुई आपसे? हमसे केवल टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया गया, पूछा गया कि आपने कब चढ़ाया था भेंट। हमने टाइम और डेट बता दिया और हमारे पास जो रास्ते में जाते समय वीडियो बना था वो हमने वीडियो उपलब्ध करा दिया और उन्हें बता दिया भाई अंदर के तो सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, आप 29 अक्टूबर के आप जो भी हों यदि उपलब्ध साक्ष्य तो आप देख लें। जिन जिन भक्तों ने रामलला को कीमती आभूषण अर्पित किए थे, सोना चांदी गहने दिए थे, उनकी चिंता जायज़ है, उनका एक इमोशन है, उनकी एक भक्ति है, श्रद्धा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सोने चांदी हीरे जवाहरात के जितने भी आभूषण चढ़ावे में आए वो सारे गहने ट्रस्ट के पास सुरक्षित रखे हैं। एसआईटी ने चंपत राय से एक एक चीज़ बरामद की है। चंपत राय ने एक एक चीज़ की लिस्ट बनाई हुई थी और पूरी सूची के साथ उन्होंने गहने एसआईटी को दिखाए, पूरा हिसाब मिलवा दिया। एसआईटी ने लोगों से जो कुछ पूछा था, जिसने जितने गहने गिनवाए थे, उसके मुताबिक एक भी गहना कहीं गायब नहीं है। और अब तक जिस तरह से जांच हुई है उससे ये लगता है कि एसआईटी न किसी गुनहगार को बचाएगी
और न किसी को बेवजह फंसाएगी। अब तो एसआईटी अपराधियों को पकड़ने, उनके खिलाफ सबूत जुटाने के साथ साथ भविष्य में सिस्टम कैसा हो इस पर भी काम कर रही है। सिस्टम की खामियां ठीक से पता हो तो नई व्यवस्था करने में मदद मिलती है। इसी आधार पर नई व्यवस्था खड़ी की जाएगी और उसे पारदर्शी बनाया जाएगा। चढ़ावा चोरी को लेकर राजनीति खूब हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि चढ़ावे में चोरी के खुलासे से उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वो इस महापाप के विरोध में 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में मुहिम शुरू करेंगे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उद्धव ने कहा इसकी शुरुआत वो 5 जुलाई को दादर के हनुमान मंदिर से करेंगे। उन्होंने अपने आंदोलन में उत्तर भारतीयों से भी शामिल होने की अपील की और कहा जब तक चढ़ावा चोरों को सजा नहीं मिलती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा ने अपने, अब मैं ऐसे कहता हूं कि स्वार्थ के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा लिया था। अब राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, काफी सारे लोग आज भी हैं जिन्होंने वो जेल गए थे। वो कार सेवकों के ऊपर कैसे अत्याचार किया गया था आज भी सबके दिल में या मन में है। और अब उसका फायदा भाजपा उठा रही है। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। उत्तर भारत तो ही है, लेकिन मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। 5 तारीख को मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। जो भी राम भक्त हैं और जितने सारे हिंदू जिनको ये सारी बातें पसंद नहीं है, गुस्सा है दिल में, वो हमारे साथ आए। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के आंदोलन को उनका डेस्परेशन बताया। फडणवीस सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि उद्धव का हिंदुओं से कोई नाता नहीं बचा, उनका सियासी कन्वर्जन हो चुका है, इसलिए उद्धव ठाकरे जिस मंदिर में भी जाएंगे उस मंदिर का शुद्धिकरण होना चाहिए। अभी हिंदुओं की भावना वो उद्धव उल्लभ को कब से समझने लग गई। तो उद्धव ठाकरे एक पाकिस्तान एजेंट की भाषा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पार्लियामेंट में जिस तरीके से हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, बिन लादेन और उद्धव ठाकरे की भाषा में कुछ फर्क नहीं है। इसी तरीके का षड्यंत्र वो हमारे हिंदू राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान वाले कर रखते, वही उद्धव ठाकरे अभी कर रहा है। इसलिए इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। हिंदू और उद्धव ठाकरे का कुछ अभी संबंध बचा नहीं है, उसका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है। महाआरती करने उद्धव जी जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ तो गौमूत्र डाल के वो साफ करना चाहिए, पवित्र करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी चढ़ावे में चोरी के खिलाफ पद यात्रा करेंगे। उज्जैन से अयोध्या तक पैदल जाएंगे। दिग्विजय ने आज कहा कि उन्होंने भी राम मंदिर के लिए दान दिया था, लेकिन चढ़ावे में चोरी हो रही है, इसलिए वो अपने दान की राशि वापस लेने के लिए कोर्ट में केस करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राम भक्तों से कहेंगे कि जिन जिन लोगों ने राम मंदिर में चढ़ावा दिया है वो भी अपना अपना पैसा वापस लाने के लिए उनके साथ पैदल अयोध्या चलें। राम मंदिर निर्माण के 2 बार चंदा उगाई के अभियान हुए। एक बार शुरू में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तब भी मैंने चंदा दिया था। शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 लाख रुपए का उन्होंने दान दिया था। वो मुख्यमंत्री थे तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे इनसे बड़ा देना चाहिए। 1,11,000 मैंने दिए, हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद हमारे पास आ गई। अब ये है कि हमारे जिन्होंने चंदा दिया, एक आस्था थी भगवान राम के प्रति, अच्छा मंदिर बने, उसके आधार पर हमने चंदा दिया। जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए। और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। दावा सर कोर्ट में पेश करेंगे या थाने में शिकायत? अरे कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा।
इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर में दान पात्र से चंदे की चोरी महापाप है, बहुत बड़ा अपराध है। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये कहना कि मुझे अपनी चंदे की रसीद मिल गई थी और फिर वो अपनी रकम वापस मांगना, ये कहना कि उस रकम का मिसयूज़ हुआ होगा, दिग्विजय का ये बयान हैरान करने वाला है। ये एकदम पॉलिटिकल बयान है और वो कह रहे हैं कि वो अक्टूबर तक इसको जारी रखेंगे। जाहिर है उनके दिलो दिमाग में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसे ही लोगों के बारे में आरएसएस और वीएचपी कह रहे हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव की तैयारियों के लिए पंजाब में पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन इससे पार्टी के कई नेता नाराज हो गए। आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने समर्थकों को जुटाकर पार्टी हाईकमान को मैसेज दे दिया कि उनकी अनदेखी कांग्रेस को महंगी पड़ेगी। असल में 2 दिन पहले कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में पार्टी के संगठन का पुनर्गठन किया था। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप बाजवा को नेता विपक्ष के पद पर बरकरार रखा था। इससे चन्नी नाराज हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपी जाए, प्रदेश का अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। लेकिन पार्टी ने चन्नी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया। चन्नी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए आज उन्होंने अपने सपोर्टर्स को बुलाकर भविष्य की रणनीति बनाई, कांग्रेस हाईकमान को अपनी ताकत दिखाई। चन्नी रोपड़ जिले के मोरिंडा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने गांव में पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया और चन्नी के बुलावे पर 5 मौजूदा विधायकों के अलावा कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्षों समेत कांग्रेस के 65 बड़े नेता पहुंचे। चन्नी के पुश्तैनी घर में मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि कांग्रेस को पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करना चाहिए, तभी पंजाब में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अगर कांग्रेस को पंजाब में चुनाव जीतना है तो इलेक्शन चन्नी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। लोकां चों आवाज ये उठ रही सी भी जे कांग्रेस ने आने वाली सरकार बनानी है तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं अगे ला लैण। सीएम चेहरा भी होना चाहिए, नैचुरली जो प्रधान होएगा उन्हें सीएम चेहरा ही बनाया जा सकता है। वो आपदे कंट्रोल मुताबिक, आपदे सिस्टम मुताबिक पार्टी दी ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा, फिर उमें उस तरीके नाल इलेक्शन दे सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की। लोकां दी आवाज यह भी नहीं बनेगी। फिर किनको बनाना चाहिए? चन्नी साहब वो परिवार ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। असल में सारा खेल जाति के वोट का है। चन्नी दलित हैं। पंजाब कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जट सिख हैं। क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा संख्या दलित सिखों की है, परसेंटेज के हिसाब से देश भर में दलितों की आबादी सबसे ज़्यादा पंजाब में है। पंजाब में 31% दलित हैं। चन्नी के सपोर्टर्स का तर्क है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में वाल्मीकि समाज के वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी। अगर कांग्रेस के इस ट्रेडिशनल वोट को वापस लाना है तो चन्नी को चेहरा बनाना पड़ेगा। अब चन्नी के समर्थक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के पुराने बयानों की याद दिलाकर कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के खिलाफ बयानबाजी की थी, जिसका नुकसान पार्टी को हुआ था। अब पार्टी राजा वडिंग पर दांव लगाकर फिर से वही गलती कर रही है। राजा वडिंग की अध्यक्षता मंजूर नहीं है। बिल्कुल मंजूर नहीं है। रिजेंटमेंट क्या है, किस चीज को लेकर नाराजगी है? आप देखिए उन्होंने जो बयान दिए हैं एससी समुदाय के बारे में, जो बीसी समुदाय के बीच में, और उसका रिजेंटमेंट हमारे बीच में नहीं है, लोगों के बीच में है। और हम जो लोगों की बात है वो उस बात के कारण ये बात कर रहे हैं। कोई राजा वडिंग के साथ कोई पर्सनल किसी का झगड़ा नहीं, किसी भी लीडर का झगड़ा नहीं है, पर बात है कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जो पंजाब कांग्रेस को जीत की तरफ लेके जा सके। और आज
लोग पंजाब के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। रणजीत सिंह चन्नी को प्रधानगी दी जाती है तो क्या लगता है कि लोगों की राय जो है वो कांग्रेस की तरफ होगी? 1000% होगी। इसमें पूछने की क्या बात है? आप अपना कैमरा लीजिए, लोगों के बीच में जाइए, अभी जाते जाते 20 लोग से पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अभी जो 2 दिन पहले ऑर्डर निकला है, सभी जितने आज कांग्रेस के हल्का इंचार्ज या लीडर आए थे, उन्होंने नीचे से लोगों की भावनाएं पहुंचाई भी, उससे सहमति नहीं है। हाईकमांड को बोला चाहे इसको रिकंसिडर करने के लिए। चन्नी के अलावा मनीष तिवारी भी इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी खुश नहीं दिखाई देते। रंधावा आज अमित शाह से मिलने पहुंच गए तो चर्चा शुरू हुई कि रंधावा पाला बदल सकते हैं। हालांकि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो कानून व्यवस्था और पंजाब में गैंगस्टर्स के बढ़ते खौफ पर अमित शाह से बात करने गए थे। ये मीटिंग पहले से फिक्स थी, होम मिनिस्टर के साथ थी, इसलिए इसके राजनीतिक मायने निकालना गलत होगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार में पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। फिलहाल गुरदासपुर से सांसद हैं। पंजाब कांग्रेस में जिम्मेदारियों का जो बंटवारा हुआ है उस पर आज रंधावा ने नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के नेताओं के साथ इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग्स की, मीटिंग करने के बाद लिस्ट जारी की और इसके बाद भी विवाद क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, किसी भी लिस्ट के आने के बाद ऐसी बात हो जानी तो वो नुकसान तो करती है। ये तो मेरी एक आदत बन गई है कि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, पता नहीं उसका मतलब क्या निकले। तो सच बोलिए सर, क्या ये लिस्ट से 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी? अभी देखिए कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं जो आप कह रहे हैं, पर सोचने वाली बात है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इतना मीटिंग्स करके और उसके बाद भी सेटिस्फाइड ना होना, ये दुख वाली बात। पंजाब में आज को लोग कह रहे हैं कि चन्नी की नाराजगी तो एक बहाना है, असली खिलाड़ी रंधावा है। सबको पता है कि अमित शाह किसी से बेकार में नहीं मिलते। पंजाब में कांग्रेस के 7 एमपीज हैं और सबको पता है कि आजकल एमपीज की तलाश किसको है। इन सारे एमपीज के इस्तीफे भी दिलवाए जा सकते हैं। जहां तक चन्नी का सवाल है, चन्नी चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। सारा प्रेशर इसी के लिए बनाया गया है। लेकिन कांग्रेस में जो चन्नी के विरोधी हैं, उनका कहना है कि पिछला चुनाव चन्नी की लीडरशिप में ही लड़ा गया था, तब भी दलितों का वोट कांग्रेस को नहीं मिला था। पार्टी की सबसे बुरी हार हुई थी। इसलिए यह तर्क बेकार है कि अगर दलितों का भरोसा जीतना है तो चन्नी को चेहरा बनाना पड़ेगा। अब बिहार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे कैंडिडेट के तौर पर। बांकीपुर सीट के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव तो लड़ा था, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। प्रशांत किशोर ने अपने लिए 2 सीटें सेलेक्ट भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ कैंपेन करने का फैसला किया और अब उन्हें लगता है कि इसका भारी नुकसान हुआ। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को, बांकीपुर सीट के लिए बात हुई और 30 जुलाई को इसकी वोटिंग होनी है। जन स्वराज पार्टी ने कहा कि सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए प्रशांत किशोर को वहां होना चाहिए। इसलिए पार्टी बांकीपुर से प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। हमने बांकीपुर के लोगों से बातचीत की है, उनसे इंटरैक्ट किया है। उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर में हर कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। उन्होंने हमसे, जन स्वराज से यह कहा है कि जन स्वराज को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उनकी मांग है कि जन स्वराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, ये जो सीट है जो नितिन नवीन की, तो बीजेपी की पक्की सीट मानी जाती है, तो प्रशांत किशोर यहां से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं?
और परसों रजा जी इस बात का वो अनाउंसमेंट भी करेंगे कि इस सीट से वो उम्मीदवार होंगे। उसके पीछे जो वजह है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उन्हें भी बखूबी मालूम है कि बांकीपुर की सीट और बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। और नितिन नवीन की ही बात कर लें तो पहली बार जब 2006 में उपचुनाव हुआ था तब पाटलिपुत्र पश्चिम के नाम से ये सीट था, जिसमें उन्होंने 82,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025 हर चुनाव में उनको जीत हासिल हुई। या जो मार्जिन था रजत जी 39,000 से 82,000 के बीच में ही वैरी करता रहा, जो कि एक विधानसभा के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो तकरीबन 51,000 वोट से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगता है कि पहली बात तो ये कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों में एक ऊर्जा भरना है उस सीट पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, खाली कोई हुई सीट है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद ये पहला चुनाव है, तो वो एक बज़ क्रिएट करने में सफल रहेंगे और मुकाबले को नज़दीकी बनाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर जीत हासिल हो जाती है तो फिर विधानसभा में विपक्ष के फेस के तौर पे वो जाने जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि भले ही उनके पास विधायक एक ही हो, लेकिन नैरेटिव बनाने में उनको महारत हासिल है और अपने पढ़ाई लिखाई और अपनी योग्यता के दम पे बहुत सारे मुद्दों को उछालकर सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं, ऐसा उनका सोचना है। तो ये चीज़ें तो वो हो गई कि अगर जीत हासिल होने की संभावना होती है, जीत जाते हैं तो ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि क्योंकि बीजेपी का गढ़ है तो हार का खतरा तो रहेगा ही रहेगा। तो उस कंडीशन में जन स्वराज पार्टी के लोगों का ये मानना है कि चुनाव में हार जीत चलते रहता है और इससे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर चुनाव में हार हो गई तो उनको कुछ बहुत गंवाना पड़ जाएगा। जाहिर तौर पे उनके अपने कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, उनके लोग उत्साहित होंगे और जितना वोट लाया जाएगा फिर उसको उस हिसाब से दिखाया जाएगा। ऑलरेडी पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हो चुकी है, एक लो पर पार्टी है ही जन स्वराज, तो वहाँ से जो कुछ भी होगा वो गेन ही होगा। और इस फिलॉसफी के तहत वो इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और परसों उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। बीजेपी को इस बात की भनक है, बीजेपी ने भले ही अभी अपना वहाँ कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी पार्टी की सक्रियता वहाँ पर जोर शोर से शुरू हो गई है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके हिसाब से बांकीपुर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता असंतुष्ट या नाराज़ या निष्क्रिय हो सकते हैं, उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से फ़ोन पर प्रतिदिन बात कराने की जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे नामों का चयन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराई जाए ताकि पूरी ऊर्जा के साथ बीजेपी उस चुनाव में जा सके। जाहिर तौर पर बीजेपी ये समझ कर चल रही है कि प्रशांत किशोर जब चुनाव में आएंगे तो मुकाबला पिछली बार जैसा आसान नहीं रहेगा। रजत जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी तो एक एक चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं और ये तो वो सीट है जो नितिन नवीन ने छोड़ी है, तो पूरी ताकत लगाएंगे और प्रशांत किशोर लड़ते हैं। कम से कम इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाराशर। प्रशांत किशोर ने दूसरों को 10 विधानसभा चुनाव जितवाए, चीफ मिनिस्टर्स बनवाए, इसीलिए उन्होंने बिहार में जब पार्टी बनाई तो लोगों को बहुत उम्मीद थी और वो चुनाव लड़े तो लोगों को हैरत हुई कि पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं जीत सके। लेकिन प्रशांत किशोर ने मैदान नहीं छोड़ा है, बिहार में डटे हुए हैं और अब नितिन नवीन की सीट पर बाय इलेक्शन लड़कर एक और बड़ा रिस्क वो ले रहे हैं। अब बात एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की, इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। क्या एथेनॉल से गाड़ियों का इंजन खराब हो जाता है? क्या एथेनॉल से माइलेज में कमी आ जाती है? इन सवालों पर पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी आज पहली बार खुलकर बोले। हरदीप पुरी ने कहा कि एथेनॉल से माइलेज में कमी की बात पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि माइलेज में कमी के और भी कारण होते हैं। इंजन की पावर और एक्सेलरेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरदीप पुरी ने कहा कि भविष्य में इसी तरह के ऑल्टरनेट फ्यूल्स की ज़रूरत होगी। अब सारी दुनिया फॉसिल फ्यूल से क्लीन फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का फैसला अच्छा है। Somebody is saying that fuel mileage is going to be dropped. Arey bhai, it's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases. What is that thing called? The knocking. That improves. Mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little. Mileage can drop a little because of various things. If you're driving from here to Gurugram, and if you follow the route I follow, then there are many points at which there are toll bridge, other things. So calculate that. So we've been very open about it. Secondly, we have reached a stage after consulting all the stakeholders. My God, SIAM, ARAI. Then somebody says, your insurance is no longer covering this.
अरे बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज हैव गिवन क्लैरिफिकेशन, देयर इज नो इशू। हरदीप पुरी कह रहे हैं कि एथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल अब रेसिंग कारों में भी हो रहा है, इससे उनका एक्सेलरेशन बढ़ता है। माइलेज में मामूली गिरावट की बात उन्होंने मानी। हरदीप पुरी ने कहा कि शहरों में जिस तरह का ट्रैफिक होता है उससे भी माइलेज पर असर पड़ता है। सरकार ने इसे लागू करने से पहले कई संगठनों की राय ली है। हरदीप पुरी ने कहा कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एथेनॉल के आधार पर क्लेम खारिज नहीं करती है। लेकिन कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत ने आज दावा किया कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी खराब हो गई। उनके पास सैकड़ों और लोगों ने भी इसी तरह की शिकायतें की हैं। वो इस मुद्दे पर सरकार से संसद में जवाब मांगेंगे। वाटर कंटेंट इसमें होता है तो नेचुरली कैस्केड की बात करें या फिर जंग लगने की संभावना बनती है। इंजन अगर मैं कहूं कि सीज भी होने की संभावना बनती है। कोई एक दुष्प्रचार नहीं है कि आज से 6 महीने पहले मेरी खुद की जो एंडीवर गाड़ी थी वो अचानक चलते वो उसका इंजन सीज हो गया। फिर जो मैकेनिक ने कहा है, फोर्ड कंपनी वाले ने कहा कि इस पे वाटर का काफी कंटेंट काफी दिखा है इंजन वगैरह में। फिर वो पंप वगैरह सारी चीजें मुझे चेंज करना पड़ा। तो अब लगता है ऐसा नहीं कि क्योंकि एथेनॉल वाली उसने हमने यूज किया था तो ये एक फैक्टर हो सकता है, हम संभावना कर रहे हैं, लेकिन आप इस इनकार भी नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, मेरा सरकार से भी मेरा ये कहना है कि कोई भी नीति केवल इसलिए नहीं कि जिद पे नीति नहीं लागू की जाती है। नीतियां मैं समझता हूं जब तक आप जन सहयोग से अगर लागू ना करें, उनके विश्वास में लेकर लागू ना करें तो कोई नीतियां सफल नहीं हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, लोगों को विश्वास में तो लेना ही चाहिए, कन्विंस करना ही चाहिए। और ये कन्फ्यूजन क्यों बढ़ता है इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एथेनॉल को लेकर सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इसकी तरफ से कहा गया कि एथेनॉल की वजह से माइलेज में कमी होती है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुराग सवारगी ने एथेनॉल को क्लीन और ग्रीन फ्यूल तो माना, लेकिन यह भी मान लिया कि इससे माइलेज में 30% तक की कमी आ सकती है। Overall, ethanol is good. Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. I would only put to you saying that as an individual, even if I'm also owning a car or a two-wheeler, as an individual, I should look ethanol in a positive way because it's very, very emission friendly. And this is something which is very critical for the next generation. BPCL के अफसर अनुराग सरावगी कह रहे थे कि एथेनॉल ओवरऑल एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन माइलेज में 30% की कमी होती है। उन्होंने कहा कि गाड़ी के माइलेज में इस बात से भी फर्क पड़ता है कि उसे चलाया कैसे जा रहा है। अनुराग सरावगी ने कहा कि पेट्रोल और एथेनॉल की डिबेट में पॉल्यूशन और दूसरे मुद्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस लिहाज से देखें तो एथेनॉल को लेकर अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हो या बीपीसीएल के अफसर, ये मान रहे हैं कि एथेनॉल से माइलेज में कमी आती है, लेकिन कितनी कमी आती है इसको लेकर सबके दावे अलग अलग हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल की एनर्जी की डेंसिटी में करीब 33% कम होती है। पावर जनरेट करने के लिए एथेनॉल में ज़्यादा फ्यूल जलता है, इससे माइलेज कम हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी 2024 से पहले की है तो फिर माइलेज कम मिलेगा। 2024 की बाद की गाड़ियां E10 और E20 कंप्लायंस हैं। इनके इंजन मटेरियल और दूसरे पार्ट्स को इसके मुताबिक ट्यून किया गया है, जिससे एथेनॉल से गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान ना हो। ये सही है कि पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम करनी है, इसमें हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है और ग्रीन फ्यूल की ज़रूरत है। सारी दुनिया उस तरफ जा रही है। ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि एथेनॉल इसका एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन असली बात तो तब पता चलती है जब विकल्प का इस्तेमाल होता है, वो व्यवहार में आता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने से माइलेज में कमी आएगी, गाड़ियां खराब होने लगेंगी, पुरानी गाड़ियां बैठ जाएंगी, तो लोग एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर भरोसा कैसे करेंगे? इसलिए बड़ी बड़ी बातें कहने के बजाय प्रैक्टिकल लाइफ में यह साबित करके दिखाना होगा कि एथेनॉल से गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। लोग
हेल्प करने के लिए तैयार हैं, एथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर फ्यूल पंप और इंजन के पार्ट्स को नुकसान होगा तो फिर कोई एथेनॉल का इस्तेमाल क्यों करेगा? लोगों के मन में एक और सवाल है, मिडिल ईस्ट में जंग के कारण पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी की गई थी वो कब कम होगी? अब जो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं वो पूछ रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग थमने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम $70 पर बैरल तक गिर गए हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? आज हरदीप पुरी ने इसका भी जवाब दिया और बड़ा साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटेंगे। अगर अगले 2-3 महीनों तक क्रूड ऑयल की कीमतें स्टेबल रहीं तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर विचार किया जाएगा। हरदीप पुरी ने कहा कि इस वक्त देश में जो पेट्रोल डीजल बिक रहा है वो उस टाइम खरीदा गया था जब क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर थी, इसीलिए फिलहाल पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया जा सकता। पिछले 4 वर्ष में दिल्ली का मैंने उदाहरण लिया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम जो है वो 96 रुपए से 102 रुपए गया, तो उतना बड़ा है। और मैंने ये भी कहा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने अपने पे एक्साइज ड्यूटी कम करने का बोझ ले लिया। जब पिछली बार 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया था तो 1 लाख करोड़ 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल पे और 10 रुपए पर लीटर डीजल पे। और मैंने ये भी अपनी तरफ से ये जानकारी देने की कोशिश की कि अभी जो उनके पास स्टॉक है प्राइवेट सेक्टर और ऑयल मार्केटिंग कंपनी का, वो स्टॉक जो 2-2.5 महीने पहले का खरीदा जब दाम ज्यादा थे। और आपका प्रश्न कि कब और कम होगा, जब इस दाम पे अगर होगा तो उसका आने वाले समय में दिखेगा। उस समय क्या स्थिति होगी वो मेरे लिए उचित नहीं होगा टू स्पेक्यूलेट। ये बात सही है कि जब दुनिया में पेट्रोल की कमी थी तो भारत सरकार ने हर जगह से, कई जगह से तो बढ़ी हुई कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदा ताकि हमारे देश में पेट्रोल डीजल गैस की कमी ना हो। आज बहुत दिनों बाद में इनकी कीमतों को लेकर हरदीप पुरी ने स्थिति साफ की है। जहाँ तक जनता की बात है, लोग ये आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कीमतें जंग की वजह से बढ़ी थी, जंग ख़त्म हो गई है। वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं, ऑयल $70 पर आ गया है, तो फिर हमारे यहाँ कम क्यों नहीं होता? ये सवाल लोगों के मन में अभी भी बना हुआ है। आज ई रिक्शा को लेकर हैरान करने वाली खबर आई। सरकार ने कुछ ऐसे ऐप्स को तुरंत ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं जिनके जरिए ई रिक्शा की बैटरी को दूर से ही स्विच ऑफ किया जा सकता था। इस तरह की हजारों शिकायतें मिली। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, उज्जैन जैसे कई शहरों में यह हो रहा था। सरकार ने जांच की और फिर एंड्रॉयड और iOS ऐप स्टोर से BAT-BMS, लॉसिंगी और एपॉक आयोन जैसे ऐप्स को तुरंत हटाने के आदेश दिए। इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल बैटरी व्हीकल्स को रिमोट के जरिए बंद करने के लिए किया जा रहा था। खासतौर पर ई रिक्शा चलाने वाले इसके टारगेट थे। दिल्ली और नोएडा में तो कई जगह इसकी वजह से जाम लग गए। कुछ जगह सड़कों पर चलते चलते अचानक ई रिक्शा बंद होने से एक्सीडेंट की नौबत आ गई। ई रिक्शा में बैठी सवारियों को सड़क पर ही उतारना पड़ा। जब लगातार इस तरह के केसेस हुए तो हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में इसकी जांच की। ई रिक्शा चलाने वालों ने बताया कि गाड़ी अचानक बंद हो जाती है। जब वो मैकेनिक के पास पहुंचते हैं तो ई रिक्शा में कोई कमी नहीं मिलती। रोजी रोटी पर इसका असर पड़ रहा है। सवारियों से झगड़ा अलग हो रहा है। जो लोग ई रिक्शा किराए पर लेते हैं उनके लिए तो रिक्शे का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मैकेनिक के पास गए, 2 बार गए। मैकेनिक तो बोला कि ये गाड़ी चार्ज है, कुछ भी नहीं, चार्जिंग लगाओ इसको। चार्जिंग भी उठाता नहीं है, गाड़ी जब बंद होता है चार्जिंग भी नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल से चालू करने पड़ता है। और डीलर के पास जाते हैं तो कहता है 500 लगेगा, 300 लगेगा, ऐसे कह रहा है। बाइक वाले लग जाता है पीछे, वो बंद कर देते हैं। कोई ऑटो वाला बंद कर देता है। अच्छा, इस तरह भी सब आते जाते लोग कोई बंद कर देता है, मस्ती उड़ा दे। ई रिक्शा चल रहा है रोड पर, पीछे से कर देता है, बंद कर दिया और रोड पे ही खड़ा हो गया। रोड पे खड़ा हो गया साइड में। और वैसे जब आगे जाओगे तो अगला कहता है
भाई बंद हो गई गाड़ी। हम कहते हैं हाँ बंद हो गई। वो कहता है 100 रुपये लगेंगे, मैं चालू कर दूंगा। मेरी गाड़ी बंद हो गया, पूरा दिन नुकसान हो गया हमारा। कल पूरा दिन बंद रहा। पूरा दिन बंद रहा, 3 बार बंद हो गया। फिर कैसे कहाँ से पता चला भाई? आया था किसी दूसरे के ऐप से करवाया था, वो चालू कर रहे हैं, फिर बंद हो जा रहा है। 500 रुपये ले रहे हैं। ये गाड़ी जो है बंद हो जाता है, जहाँ मर्जी वहीं बंद हो जाता है। पीछे लगे रहते हैं कुछ लोग। हाँ, कुछ लोग पीछे लगे रहते हैं, जैसे जो है बंद कर देते हैं गाड़ी को। है विकलांग आदमी हम है ऐसी। आप दिव्यांग हैं आप? विकलांग आदमी हम ऐसी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल कैसे होता है। कौन लोग ई रिक्शा चलाने वाले गरीबों को परेशान कर रहे हैं। ये सारा खेल होता है टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से। चलते ई रिक्शे को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS से छेड़छाड़ के जरिए बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके जरिए आसपास की बैटरीज का डेटा हैक किया जा सकता है। जो बैटरी का पासवर्ड है लेकिन वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उनको इन ऐप्स के जरिए रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। गड़बड़ी करने वाले इसका फायदा उठाते हैं। ज्यादातर ई रिक्शा चलाने वाले लोग बैटरी का पासवर्ड क्रिएट नहीं करते। हैकर्स आसपास के जगह पर खड़े होकर ऐप्स को ऑन करते हैं, आसपास की एक्टिव बैटरीज को खर्च करते हैं, सर्च करते हैं और फिर रैंडमली किसी भी बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट कर देते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। तो आप समझिए कि जब बैटरी ऑफ हो गई तो ई रिक्शा वहीं का वहीं रुक गया और बैटरी ऑफ की गई इस ऐप के जरिए। हमारे संवाददाता शोएब जब सड़क पर परेशान हो रहे रिक्शा चालकों के पास पहुंचे तो उनमें से कई लोगों ने ये सारे ऐप्स खुद ही डाउनलोड किए हुए थे। उन्होंने इन ऐप्स का इस्तेमाल करके बताया और कहा कि इन्हीं ऐप्स के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये कौन सा ऐप है? ये कोई चाइनीज ऐप है, ये Xiaomi करके है कुछ। अच्छा, और पहले जो था BT वो? और एक BTS था और एक LSG था। अच्छा, कई सारे ऐप आ गए। कई सारे ऐप है, पर इस वाले से ज्यादा होता है बंद। ये क्या अब है? जैसे ये डिस्चार्ज है, इसका ऐप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ऐप का नाम है ये क्या है, एक्स ऑक्सिंग ऐसी कुछ करके चाइनीज ऐप है। इसका हाथी का लोगो है। हाथी का लोगो बना हुआ है, देखिए हाँ। ये वाला ऐप है, देखिए। ठीक है। इसको हम जैसे करते हैं ये कनेक्ट हो जाता है बैटरी जिसकी कितने सारे ई रिक्शा आ गए, सब बंद हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी देखिए अब ये ऑन हो गया। अब ये जिसको हम जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा रिक्शा। एक करके और फिर ऑन कीजिएगा। एक कर दीजिए कोई। ये ऑफ हो गई रिक्शा। ये ई रिक्शा, ये किस कौन से ई रिक्शा है बताइए? कौन सी बंद हुई है देखना है अभी। कौन से वाली? आइए जरा एक सेकेंड। ये देखिए लाइव डेमो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि कितना आसान है लोगों को परेशान करना। और ये देखिए ये बंद हो गई। बंद हो गई कब? अभी बंद हुई? हाँ, अभी बंद हुई है। क्या नाम है आपका? MD जुबेर नाम है सर। तो ऐसे तो कोई भी बंद कर देगा और आप बंद हो रही है सर, ऐसे गाड़ियाँ बंद हो रही है। कभी दिल्ली गेट पे बंद हो रही है, कभी CAG पे बंद हो रही है, कभी नई दिल्ली में बंद हो रही है, कभी मेट्रो पे बंद हो रही है। स्कूटी पे आते हैं पीछे, वो देखते देखते चलती चलती रिक्शा को बंद कर दिया जाता है। अब इसको चलो हमें पता है तो हम खोल लेंगे, जिनको नहीं पता वो परेशान होते हैं। इसको खोलिए अब और लोगों को थोड़ा जागरूक भी कीजिए कि कैसे इसको ऑन किया जाता है। देखिए ये आपने किया था। होता है सर, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा तो ये खुल जाएगा। इसको ये जो रिक्शा अभी बंद हुआ था इसको अब खोला भी जा रहा है क्योंकि बहुत छोड़ दो। अभी देखिए ये अभी ये खुल जाएगा वाला रिक्शा। हट जा भाई, हट जा। ये देखिए इसको खोलेंगे। अच्छा, ये देखिए इसको, ये देखिए डिस्चार्ज आपने। हाँ, ये डिस्चार्ज को ऑन कर दिया हमने, अब ये खुल गया। अब ये खुल गया। एक मिनट, खुल गया? हाँ, खुल गया सर। चला के दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए सर, ये लाइव डेमो हमने आपको दिखाया बिल्कुल कि अभी एक मुकेश ने यहाँ पर ऐप के जरिए इसको बंद किया। अब ये सरेआम लूट नहीं तो और क्या है। भोपाल में इसी तरह के मामले सामने आए। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बताया कि ज्यादातर लोगों के पास अपना खुद का ई रिक्शा नहीं है। वो ई रिक्शा किराए पर लेते हैं। एक दिन का किराया 500 रुपये तक होता है। चार्जिंग का पैसा अलग से लगता है। ऐसे लोग ऐप्स के मिसयूज से सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही ई रिक्शा वाले सवारी बिठाते हैं वैसे ही कोई उनके रिक्शे की बैटरी बंद कर देता है। इसके चक्कर में उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। अनुराग अमिताभ ने एक ई रिक्शा में सफ़र किया और डेमो करके बताया कि यह सारा खेल कैसे चलता है। मेरे हाथ में एक मोबाइल है। इस मोबाइल में एक ऐप मैंने डाउनलोड किया है
अब आप ये देख रहे हैं ये ई रिक्शा चलता जा रहा है, लेकिन इसके बैटरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे किस तरीके से हैक कर रहे हैं लोग, और ये चलता जो ये रिक्शा है उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद इनके पास आते हैं और 200-500 रुपए लेते हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये मैंने ऐप डाउनलोड किया और अब मैं इस चलते रिक्शा को बंद करूंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बंद हो गया और ये तस्वीरें देखिए, अब मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ, बीच रोड पे ये रिक्शा बंद हुआ है। एक्सीडेंट हो सकता है अगर सवारी हो और चढ़ाई हो। तो अब ये चूंकि रिक्शा बंद हो चुका है, यहाँ पर मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे आपको, पूरी तरीके से इसका डिजिटल मीटर यहाँ पर बंद है। अब मैं इसे चालू करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये बंद है, अब मैं इसे चालू कर रहा हूँ। ये मैंने चेन स्विच दबाया और ये डिस्चार्ज स्विच और ये चालू हो गया। एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सवारी पलट सकती है, ऑटो पलट सकता है, हमारी जान को भी खतरा है, सवारी को जो बिठाला है उनको भी जान को खतरा है। इन ऐप्स के जरिए ई रिक्शा चलाने वालों के साथ में ठगी होती है। कुछ लोग बाइक से ई रिक्शा का पीछा करते हैं, फिर ऐप के जरिए चलते ई रिक्शा को बंद कर देते हैं। ड्राइवर जब परेशान होता है तो खुद ही मैकेनिक बनकर वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और प्रॉब्लम को दूर करने के बदले में 200 से 500 रुपए तक वसूलते हैं। जब कई शहरों से इस तरह की शिकायत मिली तो एक्शन हुआ। उज्जैन में उदाहरण के तौर पर एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया जो ई रिक्शे वालों को ठग रहा था। उज्जैन पुलिस की साइबर टीम ने कहा कि इस तरह के मामलों में गलती ई रिक्शा बेचने वालों की भी है। अगर वो ई रिक्शा की बैटरी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें तो इस तरह की परेशानी से बचा जा सकता है। एक शिकायत ई रिक्शा संगठन की तरफ से आई थी कि कई बार उनमें से कईयों के जो ई रिक्शा हैं वो चलते चलते बंद हो जाते हैं और उसके बाद कोई व्यक्ति आकर उनको अप्रोच करता है और वो उसको थोड़ी देर बाद चालू करके और कुछ पैसे उससे ले लेता है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक और क्राइम की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके द्वारा ऐप के माध्यम से ब्लूटूथ से ई रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट किया जाता था और उस बैटरी को डिसेबल कर दिया जाता था। और जब सामने ई रिक्शा चालक परेशान होता था तो उसके पास जाके उस बैटरी को स्टार्ट किया जाता था और उसके बदले में उससे जो जितना मेहनताना दे दो उतना मेहनताना के रूप में उगाही कर ली जाती थी। हमारी साइबर की टीम ने बताया है कि ई रिक्शा कंपनीज को अपनी बैटरीज को ब्लूटूथ लॉक करके देना चाहिए, परंतु उसमें कुछ टेक्निकल कमियां पाई गई हैं, जिसके संबंध में हमारी साइबर की टीम अभी रिसर्च भी कर रही है और वो संबंधित कंपनी से संपर्क भी करेगी। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो लिथियम बैटरी है उसका कंट्रोल सिस्टम BMS होता है। BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी की हेल्थ, वोल्टेज और टेम्परेचर की निगरानी करने के मकसद से इस तरह के ऐप्स डेवलप किए गए हैं। जब लोग गाड़ियां खरीदते हैं तो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों के लिए कंपनियां इन ऐप्स को प्रमोट करती हैं। गाड़ी खरीदने वाले को ये ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहती हैं, लेकिन अगर बैटरी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट न किया जाए तो शरारत करने वाले इन ऐप्स के जरिए बैटरी को कंट्रोल कर लेते हैं। ई रिक्शा को रोकने के एग्जाम्पल इसी वजह से सामने आए। अब सवाल है, इस तरह की हरकतें क्यों की जाती हैं? पुलिस ने बताया कि कुछ मैकेनिक ई रिक्शा वालों से पैसा ऐंठने के लिए गड़बड़ी करते हैं और कुछ ई रिक्शे वाले भी सवारियां छीनने के लिए अपने राइवल ई रिक्शा वाले को ब्लॉक कर देते हैं। असल में जिन ऐप्स का मिसयूज हो रहा है आज उन्हीं को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के हाईवे पर भारी बारिश की वजह से कई जगह गड्ढे बन गए हैं और ये गड्ढे हाईवे पर एक्सीडेंट की वजह बन रहे हैं। कल रात मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले NH-48 पर 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के टायर फट गए। कुछ ही देर में हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। असल में पालघर के डहाणू में फ्लाईओवर पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। लोहे के सरिये बाहर निकल आए थे। जैसी गाड़ियां इस गड्ढे के पास से गुजरी तो लोहे के सरिये टायरों में घुस गए। स्पीड से चल रही गाड़ियों के टायर फट गए। इस तरह का एक हादसा एक नहीं दर्जनों गाड़ियों के साथ हुआ। जब हाईवे पर जाम लग गया तो हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और गाड़ियों को डाइवर्ट किया। बीच रास्ते में खड्डा है बड़ा, ये टोटल जितने लोग हैं ना पूरा गाड़ी सबका टायर गया है। एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस था। सबने बचा, पीछे कोई भी ट्रक होता था ना सब मरे होते थे। अभी मेरे को अभी जस्ट मेरा हुआ,
इससे पहले 1 घंटा हो गया, बाकी लोग भी खड़े हुए। कहाँ पे पंक्चर हुआ है? कहाँ है आगे? ये यहाँ पे कुछ खड्डा है ना। हाँ, वो खड्डे में पटक के हुआ है। हाँ, वो दिखा भी नहीं खड्डा बिल्कुल हमारे को। जी। जिन लोगों की गाड़ियों के टायर फट गए थे वो रात भर परेशान होते रहे। सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी मौके पर आए, गड्ढे को भरने का काम शुरू हुआ, लेकिन हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने बताया कि सड़क पर एक नहीं कई गड्ढे थे। जो लोग गड्ढों को भरने के काम में लगे थे उनका कहना है कि सड़क के मेंटेनेंस का काम लगातार होता है, लेकिन मॉनसून के सीजन में मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से गड्ढे फिर से बन जाते हैं। डहानू इलाके में महालक्ष्मी मंदिर के पास का जो फ्लाईओवर है वहां पर इस गड्ढे की वजह से कल रात को तकरीबन 15 से 17 गाड़ियां पंचर हुई और एक्सीडेंट होते होते बचा। यानी कि कल रात की जो तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें यहां गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी, क्योंकि जो लोग गुजरात से मुंबई की तरफ जा रहे थे या फिर वसई विरार की तरफ जा रहे थे, जो इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी गाड़ी जब इस गड्ढे में जा रही थी तो वो पंचर हो रही थी और वो साइड में उन गाड़ियों को नजर लगा रहे थे और उसके बाद इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर उनकी मदद करे। NHAI के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इस गड्ढे को भरने का काम चल रहा है। और सिर्फ ये अकेला गड्ढा नहीं है जिसे इस वक्त भरा जा रहा है, एक दूसरा गड्ढा जो है वो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। इस इलाके में बरसात ज्यादा होती है, पालघर का इलाका है, यहाँ बरसात ज्यादा होती है। यही वजह है कि यहाँ सड़कों में गड्ढे होते हैं और कई एक्सीडेंट्स भी होते हैं। NHAI ने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को दी है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम साहब आपका? प्रणय संकेत। प्रणय जी, आपकी जिम्मेदारी थी इसका रख रखाव करने की? जिम्मेदारी नहीं थी सर, हम लोगों ने किया था, अभी उसको वापस दोबारा रिपेयर कर रहे हैं। खड्डा कितनी बार रिपेयर करते हैं बरसात में सर? अभी पॉटहोल्स होंगे तो करना ही पड़ेगा। इसमें देख रहे इतना बड़ा गड्ढा? एक्चुअली वो सर स्लैब फेलियर के वजह, स्लैब जो है उसका सरिया खुल गया था, उसकी वजह से पंक्चर हुआ। बाकी पॉटहोल की वजह से पंक्चर नहीं हुआ। वो भी हम लोग अभी हाई ग्रेड कंक्रीट, हाई टेंशन कंक्रीट से कर ले रहे हैं सर। मतलब गड्ढा हुआ और उसमें से जो इसमें सरिया लगा था, इसमें जो रॉड लगा था वो बाहर निकला और वो लोगों के टायर में पंक्चर हुआ। पॉटहोल था, हम लोग फिल करने आने ही वाले थे। कब आने वाले थे? जब ये इंसिडेंट हुआ तो आज तुरंत ही आए सर। हम लोगों ने इतना 24 आवर्स से टेक कॉल कर लिया सर। 5 मिनट में तो पॉटहोल नहीं हुआ होगा ना। लेकिन पालघर से बीजेपी के विधायक राजेंद्र गावित ने कहा यह सब हाईवे का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी की लापरवाही है। वो कई बार सड़कों में गड्ढों की शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गड्ढा जो हुआ है वो परसों के दिन हुआ है और उसमें क्या है कि 1 दिन में या 1.5 दिन के बीच में रात और डे में काफी मतलब क्या है कि 100 के आसपास गाड़ियों का वहां पे मतलब पंक्चर होने से काफी दिक्कतें भी वहां पे आई है। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर चिटनीस करके है, उनसे मैंने उनको मतलब क्या कि व्हाट्सएप पे भेजा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। फिर उन्होंने तुरंत एक टेम्पररी क्या है कि उन्होंने रिपेयर करने का कोशिश की है कि अभी ये इस तरह से जो गिड्ढा मतलब गिरा हुआ था उसके बाद प्रयास करने उनसे कंसल्ट करने के बाद ये जो है गिड्ढा उन्होंने टेम्पररी मतलब उसने रिपेयरिंग करने का कोशिश रात में किया है सर। अभी भी हाईवे जो बांधा गया है NH 48 उसमें कई खामियां हैं और उन्हीं के वजह से क्या है कि कई बार मतलब यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं और दुर्भाग्य एक्सीडेंट होने से कि यहाँ पे अभी तक इसी अनरिपेयर के तौर पर और वहाँ त्रुटि होने के वजह से कई मतलब क्या है कि सैकड़ों लोगों का वहाँ पे मतलब क्या कि मृत्यु हो चुकी है। विधायक मान रहे हैं कि कमियां हैं, वो मान रहे हैं कि इसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है। जब कमियां होंगी तो सियासत भी होगी। शरद पवार की पार्टी के MLA रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हाईवे की हालत खराब है, ज्यादातर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं और ये सब करप्शन का नतीजा है। आप अटल सेतु पे जाओ, वहाँ पे भी गलत तरीके का या खराब क्वालिटी का काम होने के कारण वहाँ पे भी गड्ढे हैं। मुंबई में मेन जो रास्ते हैं वहाँ पे गड्ढे हैं, उसी के साथ ये जो कनेक्टिंग रोड हुए हैं वहाँ पे भी गड्ढे आप सबको देखते हैं। एक्सप्रेसवे पे वो परिस्थिति है और उसमें जो कॉमन मैन है उसको बहुत बड़ी अड़चन हो रही है। कल जो आपने वीडियो बताया उसमें पानी उस गड्ढे में होने के कारण जो भी गाड़ी उसके अंदर जा रही थी वो पंचर हो रही थी, तो उसके कारण लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। मतलब एक बाजू को आप खुद को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बोलते हो और उसमें अगर ये सरकार पैसा खा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत तरीके का काम हो रहा है, तो कहाँ ना कहाँ तो भी जो तिजोरी है,
जो ट्रेजरी है जिसमें गरीबों का पैसा इस सरकार के पास है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पक्षों को पैसा मिलने के लिए और खुद का घर भरने के लिए ये सब नेता कर रहे हैं, ऐसे हम सबका कहना है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की सरकार का पक्ष सुनवाता हूं। बड़ा कड़ा रुख है। सड़क निर्माण मंत्री हैं शिवेंद्र राजे भोसले। उन्होंने कहा कि मैंने अफसरों से कहा है कि अधिकारियों से वो जाएं, जहां पर भी सड़क पर गड्ढे होने की खबर मिले उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। अगर अफसरों ने लापरवाही की तो सख्त एक्शन होगा। अगर वक्त पे रिपेयर हो जाता तो ये इश्यू नहीं होता। थोड़ा क्या बोलते हैं, ये जो काम आगे ढकेलने की या ये जो टेंडेंसी, ये थोड़ी गलत है। और इसके लिए जो एनएच के हमारे यहाँ के जो जवाबदार है उनसे मैं खुद बात करूँगा। ऐसे जो है ये नहीं चलने वाला। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, राजस्थान में भी लोग इस तरह के गड्ढों से परेशान हैं। जयपुर की सबसे बिजी टोंक रोड आज अचानक खबरों में आ गई क्योंकि यहां पर सड़क धंस गई। रोड के बीचों बीच करीब 20 फीट का गड्ढा बन गया। खबर आई तो नगर निगम और जीडी की टीम पहुंची, बैरिकेड लगा दिए गए, सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया। पता चला कि कुछ दिन पहले यहां गैस लाइन बिछाने का काम हुआ था। डक्ट को ठीक तरीके से बंद नहीं किया गया। बारिश हुई तो सड़क धंस गई। रात की बात यह रही कि जिस वक्त यह गड्ढा बना उस वक्त वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जयपुर में पहली बारिश के बाद ही बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये टोंक रोड है और टोंक रोड पे ये लगभग 20 से 25 फीट का गड्ढा यहाँ पर सड़क धंसने से हो गई। हालांकि शुरुआती तौर पे कारण ये बताया जा रहा था कि पास से पाइपलाइन भेजी जा रही थी, पाइपलाइन सड़क के अंदर से बिछाई जा रही थी, इस वजह से ये गड्ढा हुआ है। लेकिन आनन फानन में यहाँ पर ये जो गड्ढा हुआ उसके बाद इस गड्ढे को तो भर दिया गया, लेकिन ये बदहाली की तस्वीरें जयपुर में अभी मानसून की एंट्री हुई है देखने को मिल रही है। गनीमत ये रही है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे किसी की जान पर बनाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अभी तो मानसून की शुरुआत है और मानसून की शुरुआत में थोड़ी सी ही बारिश हुई है और इस बारिश से जयपुर के सबसे प्राइम लोकेशन में अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है तो उन जगहों का हाल आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए किस तरीके के होंगे जहां पर सड़कें खुदी हुई हैं, जहां पर जलभराव बहुत ज़्यादा होता है और इस तरीके की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। देश भर में जो हाईवेज बने हैं, सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, उन्होंने लोगों की लाइफ आसान की है और हर जगह इनकी प्रशंसा भी हुई है। लेकिन सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे इस प्रशंसा पर बदनुमा दाग है। गड्ढा हो जाए, गाड़ियों के टायर फटने लगें, हाईवे पर सड़क धंस जाए, ये चिंता की बात तो है। लोग वीडियो बनाते हैं, शेयर करते हैं, मजाक उड़ता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फ्लाईओवर की मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी, किसने अपना काम ठीक से नहीं किया, या कंस्ट्रक्शन के दौरान स्ट्रक्चर में कोई कमी रह गई थी, या किसी ने गैस लाइन के लिए खुदाई की उसे ठीक से बंद नहीं किया। लोग तो ये मानते हैं कि हाईवे बनाते समय, फ्लाईओवर बनाते समय कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी। नितिन गडकरी की सड़कों का जाल बिछाने के लिए हमेशा तारीफ हुई है, इसलिए जब भी कहीं ऐसी घटना हो तो उन्हें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जनता को क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस किसकी है? पार्टी पर कब्जे की जंग। इलेक्शन कमीशन के बाद अब पार्टी के ऑफिस में ताला लगाने तक पहुंच गई है। कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इलाके में आज टीएमसी के दफ्तर पर हृदब्रत बनर्जी के गुट के नेताओं ने ताला लगा दिया। और खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफिस पर हृदब्रत गुट का कब्जा कराने के लिए फिराद हाकिम भी पहुंचे थे। जिस बिल्डिंग पर आज फिराद हाकिम ने ताला लगवाया, उस बिल्डिंग में 2022 से तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस चल रहा है। यह बिल्डिंग ममता बनर्जी की सरकार के वक्त पार्टी ने किराए पर ली थी। आज हृदब्रत बनर्जी, फिराद हाकिम, जावेद खान और संदीपन साहा जैसे नेता यहां आए और पार्टी ऑफिस के गेट पर 2-2 ताले जड़ दिए। इस टीएमसी के हेडक्वार्टर के अंदर पूरे जो ऋतुपर्तो बनर्जी का खेमा है, जिसके चेयरमैन अरूप रॉय है, वो यहां पहुंचे। पहुंचने के बाद वो ठीक अंदर गए। ये मेन ऑफिस है और यहां पर ये जो पूरा आप पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा
5 फ्लोर का ऑफिस देख रहे हैं, इसी जगह पर ममता बनर्जी भी आती थी। अभिषेक बनर्जी अपने पार्टी हेडक्वार्टर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहां पहुंचने के बाद सब देखा उन्होंने, जो लाइट थी वो वैसे की वैसे ही ऑन रही और उसके बाद यहां पर ताला लगा दिया। ये पहला ताला है और उसके साथ ये दूसरा ताला है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी का पोस्टर है तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर उन्होंने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन अरूप रॉय, यानी वो खेमा जो कि ऋतुव्रत बनर्जी का खेमा है। फिरहाद हाकिम ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है और वो तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर यहां आए हैं, इसमें हैरानी की क्या बात है? पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है? हम तो यहाँ आते ही हैं। नहीं, पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए, इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते। ममता बनर्जी का जो गुट है उसके सांसद कल्याण बनर्जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी और उनके समर्थकों को गुंडा मवाली करार दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव आयोग में भी ऋतुव्रत को करारा जवाब देंगे और जनता की अदालत में भी। देखो वो तो क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, ट्रेसपेस किया, कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग करते और वही चोर गुंडा सब शुभेंदु अधिकारी का नजदीक का आदमी है तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं? ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। देश में लॉ बोल के कुछ नहीं है। अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री के नजदीक आदमी हो नहीं सकता है। लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना। हाँ आया है वो ऋतुव्रत बनर्जी वो लोग एक तो डॉक्यूमेंट्स दिया, उसका रिप्लाई मांगा है। वो लोग हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे। पार्टी दफ्तर पर कब्जे की खबर सुनकर कुणाल घोष भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि कुणाल घोष ने कहा उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस कोई एक्शन लेगी, क्योंकि जिस वक्त ऑफिस में ताला लगाया जा रहा था उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन तमाशा दिख रही थी। हम लोग पुलिस से रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन पुलिस उनका फॉलो अप टीम जैसा बिहेव कर रहे थे। वो लोग ताला मार के चले गए और पुलिस वो ताला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोग बोला वो साइड का गेस्ट से एंट्री लेने के पुलिस रैफ सेंट्रल फोर्स वहां पर खड़ा हो गया। ये तृणमूल को डैमेज करने का एक बड़ा साजिश है। पुलिस यहाँ का पुलिस स्टेशन का पुलिस के खिलाफ हमारा कोई कॉम्प्लेन नहीं है, ये बहुत ऊपर से आ रहा है। अभी तक तो तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई 2 लेवल पर चल रही थी। एक लोकसभा में स्पीकर के सामने यह मामला है, दूसरा इलेक्शन कमीशन में है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को 6 जुलाई तक अपने दस्तावेज स्पीकर के सामने पेश करने हैं, उसके बाद स्पीकर फैसला करेंगे। चुनाव आयोग में ऋतुव्रत बनर्जी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अब ममता के गुट को अपनी बात कहनी है, लेकिन पार्टी के दफ्तर की लड़ाई तो सड़क पर है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे का खेल अभी लंबा चलेगा। चलते चलते आपको पवित्र अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दूं। अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 10,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। हालांकि जब यात्रा शुरू हुई थी उस वक्त बाल्टार में जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण भक्तों को दिक्कतें आई, लेकिन उत्साह में कोई फर्क नहीं पड़ा। सुबह होते होते मौसम खुल गया, बारिश रुक गई और इसके बाद तो बम बम भोले के जयघोष के साथ भक्त अमरनाथ की ओर रवाना हो गए। जो भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस बेस कैंप पहुंचे, उन्होंने कहा कि मौसम शानदार है और प्रबंध भी शानदार। आज तो नॉर्मल भीड़ थी, ज़्यादा तो नहीं थी, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। पहली आरती मिली, सारे विधि विधान, सारे रिचुअल्स जो होते हैं वहाँ के सब कुछ मैंने अपनी लाइव देखा और बाबा के मतलब दर्शनों में कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। सब कुछ सो फॉर गुड। बहुत सुंदर दर्शन हुए बाबा के, बहुत विराट रूप था। सुबह बारिश हो रही थी और श्राइन बोर्ड भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कर रहा है भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए।
सुबह बारिश हो रही थी तो पूरी सीढ़ियों पे गुफा की शेड लगा रखा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। बारिश हो रही है होने दो, कोई बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भव्य दर्शन हुए, इतने भव्य दर्शन हुए और सुविधाएं व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी भी यात्री को कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। रास्ता बहुत अच्छा हो गया है, बारिश इतनी होने के बावजूद, रात भर बारिश हुई, उसके बावजूद जो है बहुत अच्छा रास्ता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन बहुत बढ़िया है, बाबा का बड़ा विशाल रूप था और हमें दर्शन करने में बहुत अच्छा लगा और मौसम भी बहुत अच्छा रहा ऊपर। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बाबा ने हमें बुलाया और हमने पहले दिन ही दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। जिन्हें बाबा ने बुलाया और जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई। सभी भक्तों को बेस कैंप पहुंचने के लिए सुबह 5 बजे से 10 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन बारिश की वजह से कुछ भक्त बेस कैंप तक देरी से पहुंचे, इसलिए उन्हें एंट्री नहीं दी गई। उत्साहित भक्त यात्रा पर जाने की जिद करने लगे, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी को आगे नहीं जाने दिया। ये भक्त अब अपनी यात्रा कल करेंगे। जब यहाँ पे आए तो स्पॉट पे जो परमिट मिलता है उसमें मिलने में बहुत दिक्कत हो गई और कल से हम यहाँ पे आए हुए हैं और आज सुबह उन्होंने दिया, पर आते टाइम में यहाँ पे हम 10:15 बजे तक पहुँचे और टाइमिंग दिया था 11 का, 11 तक पहुँच सकते बोले आप, इसलिए हम यहाँ पे आए। अभी छोड़ने को होना 100-200 लोग हैं यहाँ पे खड़े और श्रद्धालु सब पूरे जोश से यहाँ पे खड़े हैं। सुबह 1:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बारिश लगातार चली है। उसके बाद इन्होंने गेट 7:30 बजे खोला था और हम लोग आ गए थे 9 बजे। उसके बाद यहाँ पे भीड़ इतनी थी, 10 बजे इन्होंने गेट बंद कर दिया। जो लोग आगे पहुँच चुके हैं उनको भी वापसी कर दिया इन्होंने। 11 बजे का था, अब 10:30 बजे ही बंद कर दिया है। पब्लिक को आधे घंटे के लिए कितना परेशान होना पड़ेगा। होली के लोअर कैंप पे हैं मेरे कुछ हलवाई और सेवादार जो हैं यहीं पे गेट पे खड़े हैं, जबकि हमने ये साथ में परमिशन भी ली हुई है और बेकायदा उनके आईडी कार्ड हैं। अब तक अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्टर करवाया है। प्रशासन को यकीन है कि इस बार यात्रियों की संख्या के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार। इस शो में अक्षय कुमार के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। अक्षय की फिटनेस का राज क्या है, वो पार्टियों में शामिल क्यों नहीं होते, अक्षय कुमार फिलैंथ्रोपी का कितना काम करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करते हैं, अक्षय कुमार के इतने लंबे करियर का राज क्या है, अक्षय कुमार सुबह सुबह 5:30 बजे शूटिंग के लिए क्यों पहुंच जाते हैं, ये सारी बातें आप सुन पाएंगे अक्षय कुमार से आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम सुपरस्टार अक्षय कुमार। जब मैं 7वीं कक्षा में फेल हुआ था, हो क्या इसमें तो बेटा तू बनना क्या चाहता है, तो मैंने कहा मैं मुझे हीरो बनना है। डैडी मुझे भी सीखना है, मुझे भी इम्प्रेस करना है लड़कियों में। अगर सेट पर अक्षय से हाथ मिलाओ तो उसके बाद में अपनी अंगूठियां, अपनी घड़ी वो गिन देना चाहिए। ऐसी कोई नब्ज दबानी पड़ती है कि मैं आपकी भी घड़ी निकाल सकता हूँ और मैं किसी की भी घड़ी निकाल सकता हूँ। कभी अपनी वाइफ की घड़ी निकालने की कोशिश की है? मैं अगर वो कोशिश करूंगा वो मेरी जिंदगी निकाल लेगी। अब चाहती है मैं आपको उठाऊं और हवा में घुमाऊं। आपकी अदालत शनिवार रात 10 बजे।